नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रोनॉमी के 43वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने ये जो एन आर सुंडा जी के जो बुक में पढ़ा रहा हूँ उसकी प्ले लिस्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, फिर यहाँ पर आइए, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको लिखना है। लिख के आप जब टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और इसके साथ साथ जो मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो ये भी आपको सेंड कर देना है। मात्र ये 2 चीजें हमें देने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। Which wheat growth stage is the most critical for irrigation? गेहूं की कौन सी क्रांतिक अवस्था है जिसमें सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? टिलरिंग स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ज्वाइंटिंग स्टेज या फिर ड्रॉट? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो सीआरआई स्टेज होती है, जो कि बुआई के 20 से 25 दिन के बाद में आती है। 20 से 25 दिन के बीच वाली जो स्टेज होती है वो होती है सीआरआई स्टेज। इस टाइम पर पानी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमने नहीं दिया तो लगभग 30 से 40% तक जो हमारा प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रॉट स्टेज इन द वीट रिफर्स टू, ड्रॉट स्टेज ऑफ वीट ये रिफर्स टू किसको करता है? स्पाइक इमरजेंस, मिल्की ग्रेन ग्रेन हार्डनिंग या फिर फ्लेज लीफ अनफोल्डिंग या फिर टिलरिंग कंप्लीशन? जब ड्रॉट स्टेज आती है तो वीट में कैसा सिम्टम देखने को मिलता है? तो आपका जो ऑप्शन है मिल्की जो ग्रेन होता है इसमें हार्डनिंग होने लगती है, यानी कि जो गेहूं होता है वो जल्दी ही सूखने लगता है। जो मिल्की अवस्था होती है उसी में सूखने लगता है और जब ये सूख जाता है तो सुखड़ा हुआ गेहूं मिलता है। एक तो गेहूं होता है बिल्कुल चमकीला सा जिसकी स्किन बिल्कुल टाइट सी रहती है, और एक गेहूं होता है जिसकी स्किन थोड़ी सी सुकड़ी सी रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि उस समय ड्रॉट की कंडीशन आ गई। जब ये मिल्किंग स्टेज में गया था, मिल्किंग स्टेज में सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई दुग्धावस्था में, इस वजह से यह सिम्टम देखने को मिलता है। और ये जो मिल्किंग स्टेज आती है ये कब आती है? ये 110 से लेके 130 दिन तक मिल्किंग स्टेज चलती है गेहूं में। और अगर उसमें 115 से 120 दिन वाले पे जो अगर इसमें पानी नहीं मिला खेत में तो ये इसका जो मिल्किंग स्टेज होता है वो सूखने लगता है, इसके अंदर का दूध सूखने लगता है। Which gene confirm dwarfness in Norentine wheat? कौन सा जीन ऐसा है जो कंफर्म करता है कि नॉरेंटेन वीट में डॉर्फनेस लाएगा? सीड वन, सीड टू, या बोथ सीड वन एंड टू, या फिर RST1? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोले तो बोथ सीड वन एंड सीड टू। नॉरेंटेन जो है एक रिसेसिव डॉर्फनेस जीन है सीड वन प्लस टू का। ये नॉरेंटेन जो है इसी का रिसेसिव जीन होता है ये, जिसकी वजह से हाइट जो है वो घट जाती है और 150 सेंटीमीटर की बजाय 60 से 90 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि लगभग लगभग आप इसे समझो कि आधा आधा कम हो जाता है। आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ आइडियल कंडीशन फॉर व्हीट ग्रेन फॉर्मेशन, गेहूं में अगर ग्रेन फॉर्मेशन करना है बोले तो दाना भरने की अवस्था, ये अवस्था जो होती है ये आइडियल कंडीशन कब होती है? दाना भरने के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? कोल्ड एंड मॉइस्ट होना चाहिए, वार्म एंड ड्राई होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, या फिर कोल्ड एंड वेट होना चाहिए? तो ग्रेन फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा होता है वार्म एंड ड्राई, मतलब थोड़ा सा गर्मी हो और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम हो। वार्म होने का मतलब लगभग टेम्परेचर कितना हो? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो इन्वायरमेंट का, और इसके साथ साथ थोड़ा सा ड्राइनेस भी हो, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी इसके अंदर कम हो, जिसकी वजह से जो फंगल ग्रोथ है वो भी नहीं होता है
और वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छे से होता है। आगे बात करते हैं, व्हिच व्हीट वेराइटी इज स्पेसिफिकली ब्रेड फ्रॉम ब्रेड फॉर रेनफेड कंडीशन। कौन सी इसमें से वैरायटी है गेहूं की जो कि बेसिकली रेनफेड कंडीशन में ग्रो करने के लिए बनाई गई है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां पर गेहूं की अगर खेती करने हो तो कौन सी वैरायटी की खेती करेंगे? ऑप्शन ए कल्याण सोना, ऑप्शन बी सी 306, ऑप्शन सी पीबीडब्ल्यू 502, ऑप्शन डी डीबीडब्ल्यू 17। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 306। 306 डीप रूटेड होता है, इस वजह से ये थोड़ी सी ड्रॉट टॉलरेंट होती है और इसी वजह से ये बहुत आइडियल होती है ऐसे एरिया में ग्रो करने के लिए जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है। इसकी वजह से थोड़ी सी यील्ड घटती है, लेकिन अगर इरिगेटेड वेराइटी है, जैसे इरिगेटेड वेराइटी है तो 4 से 5 टन पर हेक्टेयर उत्पादन देती है। वहीं अगर ये ड्रॉट वाली वेराइटी है तो ये 3 से 4 टन पर हेक्टेयर तक उत्पादन दे देती है। बोले तो लगभग 50% उत्पादन अपने को तब भी मिल जाएगा। कौन सी वेराइटी से? सी 306 से। Which herbicide is effective against isoproteran resistant फ्लेरिस माइनर? क्या होता है कि फ्लेरिस माइनर में सबसे पहले जब ये आया था तो इसमें लोग आइसोप्रोट्यूरान डालते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो फ्लेरिस माइनर है इसके अंदर आइसोप्रोट्यूरान के प्रति सेंसिटिविटी आ गई, थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो गए। कहने का मतलब कि फ्लेरिस माइनर जो गेहूं का मामा होता है इसमें अगर आइसोप्रोट्यूरान डालेंगे तो ये डेड नहीं होगा, मतलब सूखेगा नहीं, खरपतवार नष्ट नहीं होगा। तो इसके एवज में फिर कौन सा हर्बिसाइड यूज किया जाता है? कहने का मतलब कि अगर फ्लेरिस माइनर में आइसोप्रोट्यूरान काम ना करे तो कौन सा हर्बिसाइड डालोगे? 2,4-D डालोगे, सल्फोसल्फ्यूरान डालोगे, या ट्राइबोनिल डालोगे, या फिर ब्यूटाक्लोर डालोगे? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, सल्फोसल्फ्यूरान डालोगे। सल्फोसल्फ्यूरान कितना डालोगे? 20 ग्राम पर हेक्टेयर का टारगेट करेंगे। इसकी वजह से फिर हम फ्लेरिस माइनर को रोक सकते हैं। अगला है द FIRB फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम इम्प्रूव्ड व्हीट यील्ड। ये फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड ये इम्प्रूव्ड करता है यील्ड को, व्हीट का। कैसे यील्ड करता है? कहने का मतलब ये है कि जो फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड हम बनाते हैं उसकी वजह से गेहूं में ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आपका इस तरीके से है, रिड्यूसिंग सीड रेट, सीड रेट हम कम कर देते हैं FIRB मेथड में, या फिर सेव 30% इरिगेशन वाटर, या इनहांस हर्बिसाइड एफिशिएंसी, या प्रिवेंटिंग लॉजिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो 30% इरिगेशन जो वाटर होता है इसको ये सेव करता है। ध्यान से समझना, जो FIRB मेथड होता है इसमें 30% वाटर तो सेव होता ही होता है, साथ में गेहूं का जो यील्ड है ये भी बढ़ती है। व्हाई इज थाई यूरिया स्प्रे रिकमेंडेड फॉर रेनफेड व्हीट? रेनफेड जो व्हीट होता है उसमें थाई यूरिया का स्प्रे रिकमेंड किया जाता है। थाई यूरिया क्यों डाला जाता है? कहने का मतलब अगर हम कहीं वर्षा आधारित खेती कर रहे हैं गेहूं की तो उसमें हमको थाई यूरिया का स्प्रे करना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इनहांस नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिड्यूस टर्मिनल हीट स्ट्रेस, रिड्यूस रस्ट डिजीज, या इम्प्रूव फोटो फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन है रिड्यूस टर्मिनल हीट स्ट्रेस, जो पत्तियों का टर्मिनल पोर्शन होता है वहां के हीट स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए थाई यूरिया का 0.5% का घोल बनाकर इसमें डाल देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ये जो होता है सस्टेन कर पाता है थोड़ा सा हीट को, और टर्मिनल जो स्ट्रेस हीट की होती है उसको थोड़ा सा रेजिस्ट कर पाता है। डबलिंग डिबलिंग मेथड रिक्वायर बीट सीड रेट कंपेयर टू ब्रॉडकास्टिंग। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, और अगर हम डिबलिंग करते हैं तो हमें कितना सीड देना पड़ेगा, यही आपसे पूछा जा रहा। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 किलोग्राम। ठीक, डिबलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, 25 से 30 किलोग्राम सीड लेंगे और 1 हेक्टेयर में उसको लगा देंगे। वहीं अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग करने में 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमको गेहूं देना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर देखो तो बहुत ज्यादा सस्ता है, कहाँ 25 से 30 किलोग्राम और कहाँ 100 से
125 किलोग्राम, बोले तो 25% का हमारा पूरा पूरा केवल लगेगा। जहां हमको 100 किलो लगाना है, जहां 100% लगाना है, वहां केवल 25% ही लग जाएगा। तो डबलिंग मेथड बहुत अच्छा माना जाता है। Which variety resist the UG99 स्टेम रस्ट रेस? स्टेम रस्ट जो है UG99 का, उसको कौन सी वैरायटी रजिस्ट करती है? राज 3765, राज 4120, WH 147 या फिर सुजाता? इनमें से कौन सी वैरायटी है आपकी जो राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, राज 420 जो है, जो कि 2009 में रिलीज करी गई थी, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। UG99 स्टेम रस्ट जो है उसको रजिस्ट करती है। बोले तो इस वैरायटी में स्टेम रस्ट नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।